नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं किसान आंदोलन की खबर के साथ। सिंघू बॉर्डर पर देश भर के किसान संगठनों की बैठक जारी है। बता दें कि 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड का रोड मैप यहां तैयार हो रहा है। रिंग रोड पर परेड निकालने की इजाजत मांग सकते हैं किसान। एनआईए के समन पर भी चर्चा कर सकते हैं किसान। अब तक आंदोलन से जुड़े 40 से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है एनआईए की तरफ से। सिंघू बॉर्डर पर देश भर के संगठनों की बैठक इस वक्त जारी है। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड का रोड मैप तैयार हो रहा है। रिंग रोड पर परेड निकालने की इजाजत भी किसान मांग सकते हैं। एनआईए के समन पर भी चर्चा कर सकते हैं किसान। बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, सिंघू बॉर्डर पर देश भर के किसान संगठनों की बैठक जारी है और इस बैठक से जरूर उम्मीद रह सकती है कि कुछ ना कुछ फाइनल रणनीति सामने आएगी और उसके बाद किस तरीके से आगे किसान अपने कदमों को बढ़ाते हैं ये देखना होगा। फिलहाल के लिए दो चीजें बहुत अहम, 26 जनवरी और दूसरा 10वें दौर की बैठक जो 19 जनवरी को होनी है, यानी परसों। तो ऐसे में अब जो बैठक अभी चल रही है, पंजाब किसान संगठन और देश के अलग अलग किसान संगठन मिलकर ये बैठक कर रहे हैं सिंघू बॉर्डर पर। इस बैठक पर लाजमी तौर पर निगाहें हैं कि इस बैठक से निकलता क्या है और 26 जनवरी के लिए क्या रणनीति रहती है। सीधे रुख कर लेते हैं सिंघू बॉर्डर का। संवाददाता रोहित बंसल हमारे साथ जुड़े हैं। रोहित, अहम बैठक चल रही है, क्या कुछ अपडेट, क्या चीजें इस बैठक से निकलकर सामने आ रही है और क्या उम्मीद है? जी बिल्कुल राज, अगर इस मीटिंग की बात की जाए तो आप मेरे पीछे देख सकते हो, अभी तक मीटिंग जारी है। आज करीब 2 से 2:30 बजे के बीच ये मीटिंग शुरू हुई थी और 5 बजे तक ये मीटिंग आगे चलने वाली है। और आज की मीटिंग में जो मुख्य एजेंडा है वो रहेगा, एक तो एनआईए के जो नोटिस आ रहे हैं उसके ऊपर बातचीत की जाएगी और इसके अलावा जो 26 जनवरी का रूट प्लान है उसको लेकर बातचीत की जा सकती है। पर फिलहाल जो हमारे पास जानकारी आई है, फिलहाल जो अभी तक का अनाउंसमेंट होनी इसकी बाकी है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन सोर्स के हवाले से जो जानकारी है कि दिल्ली में 3 जो प्लान ए के तहत जो 3 एरिया वहाँ से दिल्ली में एंट्री की जाएगी। जो सबसे पहली जगह है वो है मजनू का टिल्ला और दूसरा है दौला कुआं और एक है नरेला का एरिया। 3 एरिया जो दिल्ली के हैं वहां से ये यात्रा शुरू की जा सकती है। जो किसान ट्रैक्टर मार्च है ये प्लान ए है और इसमें जो जगह दी गई है कि सभी का प्लान एक ही रहेगा कि राजघाट तक पहुंचा जाएगा, उसके बाद वापसी की जाएगी। और जो जो एरिया इसमें दिए गए हैं कि शालीमार बाग है, अशोक विहार है, केशवपुरम है और शंकर है, बटानिया है, पब्लिक बाग, पंजाबी बाग है और इसके अलावा राजा गार्डन है, एक रजौरी गार्डन है, कीर्ति नगर है, दौला कुआं है और अलग अलग मोती बाग, न्यू मोती बाग, आरकेपुरम और नरौली का एरिया दिया गया, एम्स का एरिया, साउथ एक्सटेंशन और अलग अलग एरिया। इस तरह से करीब 15-20 एरिया की लिस्ट दी गई है। जो 2 रिंग रोड है, एक इंटरनल रिंग रोड है, एक बाहर की रिंग रोड है। जो इंटरनल रिंग रोड है उसके ऊपर चर्चा की जा रही है। अभी तक के जो इंटरनल रिंग रोड है उसके ऊपर जो 26 मार्च की परेड निकाली जाए और इसके लिए बाकायदा तौर पर जो दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय है उसके पास भी एक परमिशन के लिए लेटर जाएगा कि इस रूट प्लान के जरिए हमको जो यात्रा निकालने की आज्ञा दी जाए। पर इसके अलावा प्लान बी, सी, डी सभी प्लान रहने वाले हैं। अगर प्लान ए से बात नहीं बन रही तो प्लान बी अभी तक जारी किया जाएगा। पर फिलहाल जो अंदर से जानकारी मिल रही है, इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है। सोर्स के हवाले से ये जानकारी है कि जो रूट प्लान हम आपको बता रहे हैं उसी पे जो प्लान सबसे पहले किया जाएगा कि इसी प्लान के तहत जो किसानों का ट्रैक्टर मार्च है वो निकाला जाए जो 26 जनवरी को होना है। और इसके लिए हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार और केंद्र के गृह मंत्रालय से परमिशन के लिए एप्लीकेशन भी दी जाएगी। फिलहाल ये मीटिंग जारी है और करीब 5 बजे आज मीटिंग खत्म हो जाएगी। तो 5 बजे की मीटिंग जैसी खत्म होगी तो उसके बाद एक 26 जनवरी का प्री प्लान दिया जा सकता है कि फिलहाल हमारा प्री प्लान ये रहने वाला है और उसके आगे का जो प्लान होगा हो सकता है आने वाले दिनों में और प्लान के ऊपर विचार चर्चा करने के बाद एक फाइनल प्लान दे दिया जाए। पर आज की चर्चा इस चीज़ को लेकर भी होगी। और उसके अलावा जो एनआईए के पंजाब में नोटिस आ रहे हैं, पंजाब के अलग अलग लोगों को नोटिस आ रहे हैं जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उनके उस पर भी बातचीत की जाएगी। और 19 जनवरी को जो मीटिंग होनी है उसके ऊपर भी विचार चर्चा की जा सकती है। जी राज, बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और तकरीबन 5 बजे तक ये बैठक चल सकती है और साथ ही क्या प्लान रह सकता है 26 जनवरी का वो भी विस्तार से बता रहे थे रोहित बंसल। बहरहाल जब बैठक संपन्न होगी उसके बाद किसान संगठनों के नेता भी इस बारे में तफसील से बताएंगे। किसानों के 10वें दौर की बैठक से पहले
कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों को दो टूक कह दिया है। तोमर ने किसान कानून रद्द करने की जिद छोड़कर किसानों को संशोधन का प्रस्ताव देने की बात कही है। तोमर की माने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिद का कोई मतलब नहीं बनता। कृषि मंत्री ने कहा कि हमने किसान संगठनों को एक प्रस्ताव भेजा था जिसमें हम उनकी मंडी से जुड़ी समस्याओं, व्यापारियों के पंजीकरण और दूसरे मुद्दों पर चर्चा के लिए राजी हो गए थे। सरकार पराली और बिजली से जुड़ी समस्याओं पर भी चर्चा करने को तैयार थी, लेकिन किसान सिर्फ कानून को रद्द करवाना चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर किसान और विशेषज्ञ कृषि कानून के पक्ष में हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कानून को लागू नहीं किया जा सकता। अब हमें उम्मीद है कि 19 जनवरी को किसान बिंदुवार चर्चा करेंगे और सरकार को बताएंगे कि कृषि कानून रद्द करने के अलावा वो और क्या चाहते हैं। भारत सरकार ने किसान आंदोलन पर किसान यूनियन के साथ एक बार नहीं 9 बार घंटों तक वार्ता की है। हमने लगातार किसान यूनियन के साथ आग्रह किया है कि वे कानून के क्लॉज पर चर्चा करें और जहां किसान को आपत्ति है या किसान को तकलीफ दिखाई देती है वो बताएं, तो सरकार उस पर विचार करने के लिए भी और संशोधन करने के लिए भी तैयार है। लेकिन किसान यूनियन टस से मस होने को तैयार नहीं है। लगातार उनकी ये कोशिश है कि तीनों एक्ट को रिपील किया जाए। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तीनों एक्ट के क्रियान्वयन को रोक दिया है। तो मैं समझता हूं जिद का सवाल ही खत्म होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रियान्वयन को रोक दिया है तो अब इन कानूनों का क्रियान्वयन तो हो नहीं रहा है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। किसान आंदोलन के दौरान हरियाणा की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शाह के साथ मुलाकात के कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में लगी है। कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा की माने तो गठबंधन की सरकार अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर जाएगी। सैलजा ने कहा कि चाहे बीजेपी के विधायक हो, चाहे सहयोगी दल के या फिर निर्दलीय विधायक, हर कोई अपने मन की आवाज सुने और बाहर आए। आपको लगता है सरकार बीच में ये पूरा टाइम चल पाएगी या गिर सकती है, कैसे नहीं गिरेगी। अल्पमत की सरकार है पहले से भी जी। और जो चाहे इनके एमएलए हों, चाहे सहयोगी दल के एमएलए हों, चाहे इंडिपेंडेंट्स हों, मन की बात सुने, अपने लोगों की बात सुने और बाहर आए। खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल में पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। ठीक 4 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। वहीं कड़ाके की ठंड के बावजूद सुबह से बड़ी संख्या में मतदाता वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी अपनी पत्नी के साथ मंडी की मुरहाग पंचायत में वोट डालने पहुंचे, तो हमीरपुर में प्रेम कुमार धूमल और राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपने मत का इस्तेमाल किया। कोरोना महामारी के कारण कोविड-19 की गाइडलाइंस के मुताबिक मतदान हुआ। उधर ऊना की गोंदपुर जयचंद पंचायत में कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। देश के पहले वोटर मास्टर श्याम शरण नेगी ने भी लोकतंत्र के पावन पर्व में हिस्सा लेकर अपना वोट डाला। प्रशासन ने रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया। और मुझे इस बात के लिए भी धन्यवाद करना है कि हिमाचल प्रदेश की 102 पंचायतें सर्वसम्मति से चुन करके आई हैं, जहां वार्ड मेंबर से लेकर के प्रधान के चुनाव सर्वसम्मति से हुए हैं। 11 पंचायतें ऐसी हैं जिन पंचायतों में प्रधान का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ है। और बाकी जितने भी प्रत्याशी लड़ रहे हैं चुनाव, उनको मेरी शुभकामनाएं। लेकिन चुनाव लड़ने के बाद तनाव का माहौल नहीं रहना चाहिए। गांव में, रिश्तेदारी में, संबंध में कोई दरार नहीं पड़नी चाहिए। मतदान एक त्योहार की तरह है। इस अवसर पर सबको इकट्ठे मिलने का भी अवसर मिलता है, मतदान करने का अवसर भी मिलता है और नए और अच्छे प्रतिनिधि चुनने का अवसर भी मिलता है। अपने क्षेत्र के विकास के लिए अच्छे लोगों को चुनें, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, यही मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा, क्योंकि इससे बड़ी ताकत लोकतंत्र में कोई नहीं, मतदान ही सबसे बड़ी ताकत है।
बड़ी खुशी हो रही है और ये दिन फिर दोबारा कब आएगा, ये अपने जीवन का एक आखिरी दिन महसूस हो रहा है और खुशी से मैं अपने वोट मतदान को दे रहा हूं। शाहपुर की परगौड़ पंचायत के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। 7 वार्डों में से 3 वार्ड्स की जनता ने इसका बहिष्कार कर दिया। अभी तक एक भी मत का इस्तेमाल नहीं किया गया। पंचायत का पुनर्गठन करवाना चाहते हैं ये लोग। नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बावजूद भी पुनर्गठन रद्द हो गया था। पहले ही चुनावों के बहिष्कार की चेतावनी इन लोगों की तरफ से दे दी गई थी। तो शाहपुर की परगौड़ पंचायत ने चुनावों का बहिष्कार किया। 7 वार्ड में से 3 वार्ड की जनता ने इसका बहिष्कार किया और अब तक एक भी मत का इस्तेमाल यहां पर नहीं हुआ है। पंचायत का पुनर्गठन करवाना चाहते थे ये तमाम लोग, जिसके कारण चुनावों का बहिष्कार इन्होंने किया और पहले ही चुनाव बहिष्कार की चेतावनी इन लोगों की तरफ से दे दी गई थी। गुलियाखाब के प्रधान पर देशद्रोह का मामला दर्ज। जी हां, ट्रैक्टर पर तोप लगाकर सरकार पर हमले की बात कही गई थी। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। अपनी बात और कहें और इसी पर कायम हूं, यह गुलिया की तरफ से कहा गया है। जी हां, अपनी बात पर पूरे तरीके से कायम हूं, गुलिया की तरफ से कहा गया। मैंने देश को तबाह करने के बारे में कुछ नहीं कहा। तोप के लाइसेंस के लिए भी अप्लाई करूंगा। देशद्रोह का केस स्वीकार है। ये गुलिया की तरफ से बात कही गई, ये उनकी स्टेटमेंट है। गिरफ्तार करने आएगी पुलिस तो गिरफ्तारी दूंगा, लाइसेंस नहीं मिला तो आर्टिफिशियल तोप लगवाऊंगा। तो गुलिया खाब की तरफ से ये बात कही गई और उनकी तरफ से ये बात कहने के बाद उन पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हुआ है। गुलिया खाब के प्रधान पर यह देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ, जिसके बाद उन्होंने प्रतिक्रिया दी और वो कह रहे हैं कि लाइसेंस के लिए भी अप्लाई कर दूंगा और अगर तोप का लाइसेंस नहीं मिलता है तो फिर मैं आर्टिफिशियल तोप लगवाऊंगा। तोड़ मरोड़ के पेश किया गया ना। मेरा जो बयान है वही बयान मेरा दिखाया गया है। मैं उस बयान पर आज भी कायम हूँ। लेकिन जो ये मुकदमा मेरे ऊपर लगाया गया है राष्ट्रद्रोह का, ये मुकदमा कतई नहीं बनता, क्योंकि हमने भारत माता के बारे में या हिंदुस्तान या इंडिया के बारे में ये बात नहीं बोली कि हम अपने इस देश को तबाह कर देंगे। हमने सरकार के बारे में बोला है कि अगर कोई भी सरकार किसानों के साथ कोई भी छेड़छाड़ करेगी तो हम गुलिया खाब तोप के माध्यम से उसको उड़ाने का काम करेंगे। और वो तोप हमारे पास कई प्रकार की तोप भी तो हम सरकार से ही लेंगे ना। तोप हम सरकार से ही लेंगे। सरकार फौज की भी तो, आर्मी को भी तोप पूर्ण रूप से सप्लाई नहीं कर पा रही, तो अगर वो हमारे को नहीं देंगे तो हम तोप अपने घर में। राजधानी में दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा के लिहाज से कई खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर जगह जगह चस्पा कर दिए हैं। जी हां, लगातार इसे लेकर बातें की गई और अब राजधानी में दिल्ली पुलिस ने गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा के लिहाज से कई खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर जगह जगह चस्पा कर दिए हैं। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस चौकन्नी है। आतंक का काला साया इस गणतंत्र दिवस में खलल न डाले, इसके लिए पुलिस पहले से मुस्तैद है। राजधानी में दिल्ली पुलिस ने कई खालिस्तानी आतंकियों के पोस्टर जगह जगह चस्पा कर दिए हैं। जो पोस्टर लगाए गए हैं उनमें कुछ खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स, केजीएफ, केसीएफ, केएलएफ, बीकेआई के आतंकियों की तस्वीरें हैं, यानी कि खालिस्तान कमांडो फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकियों की तस्वीरें। इन पोस्टर्स को नई दिल्ली में कई जगह पर लगाया गया है। इन आतंकियों की तस्वीरों के साथ इनके बारे में जानकारी देने वालों का नाम और उसके संबंधित जानकारी को गुप्त रखा जाएगा। ये बात भी इस पोस्टर में बताई गई है। दिल्ली पुलिस की तमाम पीसीआर वैन में भी पोस्टर लगाकर प्रचार किया जा रहा है, जिससे कि लोग सतर्क हो सके। इसके अलावा इंडियन मुजाहिदीन, अलकायदा के आतंकियों के पोस्टर भी जगह जगह लगाकर आम लोगों से भी इन आतंकियों को देखने पर तुरंत सूचित करने की अपील की गई है। दिल्ली से शंकर आनंद, न्यूज़ 18।
कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इसी मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते, तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर करनाल से। करनाल में सीआईए की टीम ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद 4 लूट की वारदातों का खुलासा हुआ है। यह रिपोर्ट आप देखिए। हरियाणा के करनाल में किसी महिला की चैन अगर स्नैच हुई है यानी कि छीनी गई है, तो मिलिए सीआईए की टीम से। किसी बुजुर्ग महिला की चैन छीनी गई है, तो मिलिए सीआईए की टीम से। सेक्टर 13 में किसी व्यक्ति की चैन लूटी गई हो, तो मिलिए सीआईए की टीम से। किसी सुनहरे की दुकान पर काम करने वाले मुलाजिम का नोटों से भरा बैग अगर लूटा गया है, तो मिलिए सीआईए की टीम से। जी हां, आज सीआईए की टीम वाकई सुर्खियों में है। इनका दावा है कि इन्होंने 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। देखिए जमीन पर बैठे इन 3 नौजवानों को, इनको ही सीआईए की टीम लुटेरे बता रही है। मुंह पर कपड़ा सुराग वाला, ताकि आंखों को जगह मिल सके देखने के लिए। और साथ खड़ा ये मोटरसाइकिल। और सीआईए की टीम का मुलाजिम बता रहा है कि भाई ऐसे बैठिए लाइन में, फोटो भी खिंचवानी है। बहरहाल फोटो तो हो गई, अब बताते हैं आगे की कहानी। दरअसल कई सुराग मिलने के बाद, जैसे कि ये सीसीटीवी और कुछ, सीआईए का दावा है कि ये वही लुटेरे हैं जिन्होंने किसी की चेन खींची है, किसी के पास से पैसे लूटे हैं और किसी के साथ कुछ किया है तो किसी के साथ कुछ। टोटल 4 वारदातें। लेकिन अब चढ़ गए हैं पुलिस के हत्थे। नाम बताया जा रहा है संदीप, अमित और सूरज, जो किसी पल्सर बाइक की मदद के साथ इस तरह की वारदातों को अंजाम देते थे। और ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं मेरठ से। और बाकी सुनो राणा जी को। बल्कि 2 युवक पानीपत से 3 लाख का कैश लेकर आ रहे थे न्यू चार चमन में। जैसे ही वो घर के पास उतरे, इतने में पल्सर पे 2 युवक आए और हाथ से बैग स्नैच करके ले गए, इसमें 3 लाख की राशि। हमने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन के आधार पर 3 युवकों को अरेस्ट किया पल्सर मोटरसाइकिल पे, जिनके नाम है, एक का अमित है, एक का संदीप है और एक का सूरज है, जिन्होंने पूछताछ में हमारे को इस वारदात का खुलासा किया और इनका रिमांड लिया गया 19 तारीख तक। सो इनसे बरामदगी की शुरुआत हो चुकी है। जिनका जो सामान लूटा गया है वो आकर सीआईए की टीम से मिल सकते हैं, ले सकते हैं कोर्ट के आदेशों के बाद। करनाल से हिमांशु नारंग, न्यूज़ 18।